अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं कि मतलब स्टडी ऑफ इम्यून सेल्स, इट्स फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, दैट्स कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। मतलब इम्यूनोलॉजी इम्यून सेल्स की फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं और उनके रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है, उसका जो मुताला होता है, वो हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही है, वो देखेंगे हम। टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यून सिस्टम इन कॉम्बैटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज़। मतलब कि ये किस तरह से इम्यून सिस्टम जो है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और कोई जो इन्फेक्शन या डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट किस तरह से जो है अपना रिस्पांस जनरेट करता है। और उसके अलावा हम फ़र्क पढ़ेंगे कि मतलब इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है। और उसके अलावा हम जानेंगे कि ह्यूमरल और सेलुलर जो कंपोनेंट हैं इनेट इम्यूनिटी के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी ऑफ द इम्यून सिस्टम। एनाटॉमी बेसिकली बोलते हैं उसकी जो कंपोजिशन हो, उसकी जो स्ट्रक्चर हो, मतलब कंपोजिशन। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली दो कंपोनेंट्स पे मतलब मुश्तमिल होता है। एक होते हैं जो स्पेशलाइज्ड इम्यून सेल्स और दूसरे स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं, सही है। प्रोटीन मालिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। वो क्या करते हैं? बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इम्यून सेल्स की जो प्रोडक्शन की जो साइट की बात की जाए तो वो बेसिकली जो होती है वो मेजर कंपोनेंट दो होते हैं, सही है। दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बेसिकली जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी साइट, दूसरी होती है सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट के अंदर क्या होता है? जहाँ पे इनकी मतलब प्रोडक्शन होती है, प्राइमरी साइट होती है इसकी बोन मेरो। और दूसरे होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज़। लिम्फोइड टिश्यू सेकेंडरी जो है साइट होती है, जहाँ पे ये क्या करते हैं? रिले करते हैं या मेच्योर होते हैं। तो लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर बात करें तो थाइमस ग्लैंड आ जाता है, स्प्लीन आ जाती है, उसके अलावा लिम्फ नोड आ जाता है और टॉन्सिल्स आ जाते हैं। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक डॉट, ये बेसिकली टॉन्सिल्स हैं, सही है। और उसके अलावा हमारे पास आ जाती है इम्यूनिटी। अगर हम वर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये बेसिकली इसकी जो मीनिंग है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ या उसके अलावा इन्फेक्टस डिजीज़। अच्छा, प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत प्रोवाइड करना, किससे? डिजीज़ से या इन्फेक्टस डिजीज़ से। बेसिकली इन्फेक्टस डिजीज़ क्या होती है? इन्फेक्टस डिजीज़ हम बोलते हैं वो डिजीज़ जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सके। और ये क्या करते हैं? इम्यून सेल्स और उसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मालिक्यूल होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो है मतलब काम करते हैं कलेक्टिवली और कोऑर्डिनेटेड, मतलब मिलजुल के काम परफॉर्म करते हैं। और ये जो रिस्पांस जनरेट करते हैं एंटीजन के अगेंस्ट, तो उसी को हम इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। और उसके अलावा जो इनका मेन रोल होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी इनका मेन रोल होता है। होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो होम्योस्टेसिस होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो इस हिसाब से ये सेल्स क्या करते हैं? या तो पैथोजन को इन्वेड होने से रोकते हैं, अगर इन्वेड हो जाता है तो उसको एलिमिनेट करते हैं या किल करते हैं। तो उस वजह से उसी हिसाब से हमारा होम्योस्टेसिस जो है बॉडी का वो मेंटेन रहता है, सही है। और ये ऐसा नहीं है कि फ़कत जो है हार्मफुल, बल्कि हार्मफुल के साथ जो नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी भी मतलब रिकग्नाइजेशन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है
ऑर्गेनिज्म है, हार्मफुल है, कौन सा नॉन हार्मफुल है, फिर ये उसी हिसाब से अपना रिस्पांस जो है जनरेट करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि जो इम्यून सिस्टम है ये जाहिर सी बात है मतलब लाइफ को सरवाइव करने के लिए इसेंशियल है। देखें, अगर हम मिसाल लें, एक कंट्री है, अगर उस कंट्री की जो आर्मी सिस्टम होगा, जो डिफेंडिंग सिस्टम होगा, वीक होगा, तो जो उसके मतलब अगेंस्ट या एंटी जो कंट्री होगा, क्या वो उसको मतलब सुकून से रहने देगा? हर आए दिन उसके साथ उसकी लड़ाई होगी। तो उसी हिसाब से ऐसे ही आप एग्जांपल लें कि हमारी जो बॉडी है वो एक कंट्री है, और जो इम्यून सेल्स हैं वो बेसिकली इसकी क्या है, आर्मी है। और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मतलब हर वक्त ये एक्टिव रहते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने को बॉडी को। सही है, उसके अंदर चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, अगर बॉडी के अंदर इन्वेड होगा तो ये क्या करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, या उसको अगर एंटर हो गया तो किल करेंगे। मतलब ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं, चाहे बंदा सोया हो या मतलब कोई काम कर रहा हो, कोई एक्टिविटी कर रहा हो, 24 घंटे ये एक्टिव रहते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, डिफेंड अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल्स, जो फॉरेन पार्टिकल हैं उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कैंसर सेल प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके अगेंस्ट भी ये क्या करेंगे, अपना रिस्पांस जनरेट करेंगे और उसको किल करने की कोशिश करेंगे या किल करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है ल्यूकोसाइट। WBC को बेसिकली ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और इसका अहम किरदार होता है किसके अंदर, बॉडी को डिफेंस यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। और उसके अलावा अगर हमारे पास MCQs की टाइप पे सवाल पूछे कि मतलब ब्लड सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन है, तो हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट्स। और उसके अलावा ल्यूकोसाइट्स के न्यूक्लियाई में कुछ जो है कुछ सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ में नहीं होते। तो बेसिकली इसी ग्रेन्यूल्स के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन की गई है वो बेसिकली दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरा ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट वो होते हैं कि जिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे वो बेसिकली ग्रेन्यूलोसाइट कहलाएगा। ग्रेन्यूलोसाइट को हम दूसरा नाम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर देते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मार्फ मीन्स शक्ल, कंटेन करने वाला, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। सही है। और इसके मतलब टाइप्स देखें तो इसको याद करने का जो फार्मूला है वो है नेब, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये तीनों सेल्स क्या हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। और ये सवाल भी आ चुका है, तीन जो है डिफरेंट दे के एक इनमें से दे सकता है, पूछ सकता है कि विच वन इस ग्रेन्यूलोसाइट सेल। सही है, तो इस हवाले से आप इनको भी याद रखें। और ए ग्रेन्यूलोसाइट, ए मीन्स नन या नॉट ग्रेन्यूलोसाइट, मतलब अ सेल विच मतलब डज नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म, डज नॉट कंटेन ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, मतलब वो सेल जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हों वो ए ग्रेन्यूलोसाइट कहलाता है। और उसकी एग्जांपल्स देखें हम तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स की हमने बात की कि ये पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है टर्म ग्रेन्यूलोपोइसिस। ग्रेन्यूलोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, अ प्रोसेस इन विच ग्रेन्यूलोसाइट सेल्स प्रोड्यूस्ड, मतलब ग्रेन्यूलोसाइट सेल की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली ग्रेन्यूलोपोइसिस कहलाता है। और इनके अंदर क्या होता है, ये एक ही मतलब डेवलपमेंट की जो मतलब इनका प्रोसेस होता है वो एक ही होता है। सही है, माइलोब्लास्ट से माइलोसाइट, फिर ये जाके मतलब आगे तीन डिफरेंट जो है टाइप्स में तकसीम हो जाते हैं। और उसके अलावा जो ग्रेन्यूलोसाइट होते हैं, सारे ग्रेन्यूलोसाइट क्या होते हैं, मल्टी लोब्ड होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई उनके अंदर होता है। सही है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हमारे पास आ जाता है ग्रेन्यूलोसाइट की पहली टाइप जो है वो है न्यूट्रोफिल। सही है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, ये भी सवाल पास्ट में आ चुका है। ये स्मॉल मीन्स इसकी साइज़ छोटी होती है, फास्ट मतलब मोबिलिटी पावर जो होता है इसका वो हाई होता है, एंड एक्टिव स्कैवेंजर्स, मतलब इनके अंदर एबिलिटी होती है मतलब कहीं भी फॉरेन पार्टिकल इन्वेड हो गया और इनको सिग्नल मिला तो ये क्या करेंगे, फास्टली मूव करके उस जगह पे जाके रिकॉग्नाइज करके फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए उस फॉरेन पार्टिकल को किल करेंगे। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किस
किन चीज़ों से? एक तो बैक्टीरियल इन्वेजन, ये बात आपने याद रखनी है, और दूसरा जो सेल्स डेड हो जाते हैं या मतलब कोई पैथोजन मर गया, उसका जो डेब्रिस मटेरियल होता है टिश्यूज़ के अंदर, तो उनको ये क्या करता है, बाहर एक्सक्रीट आउट करता है या फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए एलिमिनेट कर देता है। और उसके अलावा ये सवाल भी आ चुका है कि हाईली मोबाइल एंड स्क्विज कौन सा सेल होता है, तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल। हाईली मोबाइल मैंने आपको बताया कि ये फास्ट होता है उस वजह से, और स्क्विज इसके अंदर ये वो एबिलिटी होती है कि ये कैपिलरीज की जो वाल होती है उससे भी बाहर निकल के ये कहाँ पे टिश्यूज़ पे पहुंच जाता है, तो उस वजह से इसे स्क्वीजिंग सेल भी बोला जाता है। और इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो खुसूसन जो है मतलब कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी लाइफ टाइम या लाइफ स्पेन की बात करें ब्लड के अंदर, तो 6 से 9 घंटे तक ये क्या है मतलब सर्वाइव कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और इसका प्रोफेशन की बात करें मतलब किस तरीके से काम करता है, तो ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए काम करता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये भी पास्ट में सवाल आ चुका है कि जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो कौन से सेल होते हैं, तो एक न्यूट्रोफिल है, सही है। और दूसरी जो टाइप है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। मोनोसाइट भी फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो है मतलब पैथोजन को किल करता है। फिर हमारे पास आ जाता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल क्या है? ये लेस एक्टिव है, किससे? न्यूट्रोफिल से। ये सवाल भी आपका आ चुका है इन पास्ट। और ये स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट। ये सवाल भी आपका आ चुका है और ये अहम पॉइंट है, ये आपने याद रखनी है कि कौन सा सेल है जो पैरासाइट की एलिमिनेशन में अपना किरदार अदा करता है, तो वो इयोसिनोफिल है, सही है। और उसके अलावा जो कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं इसके ग्रेन्यूल्स के अंदर, सही है, जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये मैक्सिमम जो हमें मिलता है तो एलर्जिक इन्फ्लामेशन जो होता है, जैसे अस्थमेटिक मतलब एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अस्थमा हो गया या फिर स्किन की एलर्जी हो गई, तो इन चीज़ों पे ये हमें ज़्यादा मिलते हैं, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है ए ग्रेन्युलोसाइट, सही है। ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स के अंदर क्या होता है, फिर आ जाता है हमारे पास बेसोफिल। बेसोफिल्स क्या होते हैं? क्लोजली एसोसिएटेड मतलब मिलते जुलते हैं किसके साथ, जो है मतलब इयोसिनोफिल सेल से। और उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन में ये अपना रिस्पांस दिखाते हैं। और इसके भी मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल होते हैं उसमें हेपरिन और हिस्टामिन जो है स्टोर होते हैं। और हिस्टामिन क्या करता है, जो कैपिलरी वाल की मतलब परमिएबिलिटी होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और उससे क्या होता है, ब्लड की फ़्लो बढ़ जाती है। ब्लड की फ़्लो बढ़ जाने की वजह से जो इन सेल्स की मूवमेंट होती है वहाँ पे मतलब इन्फ्लामेशन वाली साइड पे वो बढ़ जाती है, सही है। और उसके अलावा ये सिमिलर करता है किसके साथ? मस्ट सेल के साथ। ये भी सवाल आपका आ चुका है, सही है। और इसका जो फंक्शन है मस्ट सेल का वो मतलब इस तरह से आ चुका है कि जो बेसोफिल सेल है वो किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है, बहुत चीज़ों में, अपीयरेंस में भी, और उसके अलावा जो इसका फंक्शन जो मेथड है, दोनों चीज़ों में ये जो बेसोफिल सेल है ये मस्ट सेल से रिजेम्बलेंस रखता है। फिर हमारे पास आ जाता है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट हमने पढ़ा कि मतलब वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंस हो, जैसे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये अप्रॉक्सीमेटली 25 से 50% जो होते हैं ल्यूकोसाइट सेल के अंदर एग्रेनुलोसाइट होते हैं। और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है, सही है। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है मोनोसाइट सेल, सही है। अब मैंने आपको बताया जब हम ल्यूकोसाइट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ी कि जो ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है? ल्यूकोसाइट है। अगर हम ल्यूकोसाइट के अंदर लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो मोनोसाइट। अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, फॉर एग्जांपल इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेग, तो हम चूज़ करेंगे मैक्रोफेग को। अगर मैक्रोफेग नहीं है, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और तीसरा कोई और आ जाता है मैक्रोफेग की जगह पे,
तो हम चूज़ करेंगे मोनोसाइट को, सही है। और ये भी क्या है, एक्टिवली मोटाइल, इसमें भी मतलब मूव करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। और दूसरा इसका जो प्रोसेस है ये किस तरीके से काम करता है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए ये क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। और कुछ जो होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं टिश्यूज़ की तरफ। जो सेल्स टिश्यूज़ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं वो डेवलप हो जाते हैं मैक्रोफेग में, सही है। और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है मैक्रोफेग और मोनोसाइट के अंदर, वो ये क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करते हैं। ये एक केमिकल होती है जो क्या करती है, फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इन्वेड हो जाता है तो उस पैथोजन की वजह से इन सेल्स में से एक केमिकल रिलीज होती है इंटरल्यूकिन 1। वो क्या करती है, जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देती है कि भाई बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मल कोई पैथोजन इन्वेड हो चुका है, आप बॉडी का टेम्परेचर रेज करें। बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही रेज होगा तो फिर क्या होगा, नतीजे में उस पैथोजन के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो मतलब डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं लिवर को, किसके लिए, ग्लोबुलिन प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। और उसके साथ साथ ये एक्टिवेट करते हैं किसकी प्रोडक्शन को, टी लिम्फोसाइट सेल्स की प्रोडक्शन को, सही है। ये काम किसका था, इंटरल्यूकिन 1 का था। और मोनोसाइट मैक्रोफेग सिस्टम की बात करें तो कुछ मैक्रोफेग जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह पे स्टे नहीं करते। और कुछ होते हैं फिक्स्ड, जो मतलब उसी जगह पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे मिसाल दी गई है तो हम उनको देखेंगे, जैसे लैंगरहैंस सेल्स हैं। लैंगरहैंस सेल्स स्किन में अगर मैक्रोफेग पाया जाए तो उसे लैंगरहैंस सेल बोलेंगे। ब्रेन के अंदर हमने गैलियल सेल पढ़े थे, तो ब्रेन के अंदर जो सेल होगा वो मैक्रोगैलियल MB, सही है। और लिवर के अंदर हमने पढ़ा था कुप्फर सेल्स होते हैं, सही है। और अल्वुलाई से अल्वुलर मैक्रोफेग निकला है जो लंग्स के अंदर पाया जाता है। और बोन की बात कर रहा है तो बोन में हम देखेंगे बोन में बी से स्टार्ट हो रहा है। और ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट। अब हमारा जो वर्ड है प्रीफिक्स पहले वाला ओस्टियो वो तो सेम ही है। अब बाकी चेंजिंग आ रही है क्लास्ट ब्लास्ट साइट, तो बी के बाद डायरेक्ट सी आती है, इस हिसाब से आप याद रखें। ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होता है वो बोन के अंदर होता है, जिसे हम मैक्रोफेग के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स सिमिलर होते हैं किसकी कंपैरिजन में, मोनोसाइट की कंपैरिजन में। और इनका न्यूक्लियाई अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। लिम्फोसाइट की जो डेवलपमेंट होती है वो किससे होती है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। अच्छा, जो बोन मेरो के अंदर पाया जाता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल क्या होता है, हर वो सेल जिसके अंदर एबिलिटी हो कि वो अपने आप में से कोई और सेल प्रोड्यूस कर सके। और ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। और इनका जो है लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर जो नंबर होता है ज़्यादा होता है, इस वजह से इन्हें जो है लिम्फोसाइट सेल्स कहा जाता है, सही है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स डायरेक्ट अटैक नहीं करते, सही है। फॉर एग्जांपल कोई माइक्रोब जो है हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हुआ तो नेचुरल किलर सेल डायरेक्टली उसको किल नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये दे किल सेल्स ऑफ बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विथ वायरस। एक बात आपको याद रखनी है कि वायरस के अगेंस्ट जो सेल मतलब अपना रिएक्शन दिखाता है वो कौन सा सेल होता है, वो नेचुरल किलर सेल होता है। ये बात आपने जहन नशीन करनी है और कई मरतबा ये सवाल आ चुका है, सही है। तो वायरस जो सेल्स होते हैं या वायरस के जो सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो नेचुरल किलर सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए उसको किल नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है परफोरिन, वो रिलीज़ करते हैं। वो परफोरिन क्या करता है, उसी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या करता है, होल प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है। और उन होल्स में से जो है वाटर जो होता है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है। वाटर एंटर होने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो सेल होता है वो फूल जाता है। और फूल होने की वजह से वो बाद में जो है रिजल्ट में क्या निकलता है, स्वेल या फूल जाता है या स्वेल हो जाता है और फिर बरस्ट हो जाता है। बरस्ट होने से वो सेल जो है वायरल सेल
वो ख़त्म हो जाता है या किल हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो कैसे किल करते हैं इन्वेडिंग माइक्रोब्स को, घुसने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर है, सही है। एक है ह्यूमरल जिसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ये बेसिकली तकरीबन 20 डिफरेंट प्रोटीन्स पे मुश्तमिल होता है, सही है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, एक जैसे नीडल होती है ना, नीडल की तरह ये एक चेन फार्म करते हैं। चेन फार्म करके उसी सेल्स के अंदर जाके हिट होते हैं, हिट होके उसके अंदर पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह नेचुरल किलर सेल कर रहा था, सही है। पोर प्रोड्यूस होने के नतीजे में क्या होता है, वाटर उन पोर्स में से जो है एंटर होके उस सेल को स्वेल करवाता है और बाद में वो सेल जो है बरस्ट हो जाता है। और फिर हमारे पास आ जाता है डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल को डेंड्राइटिक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सरफेस पे जो है प्रोजेक्शंस होती हैं, सही है। और दूसरा मेन सवाल, ये भी सवाल आ चुका है कि एपीसी सेल किसको बोलते हैं, तो ये याद रखना है आपको, डेंड्राइटिक सेल को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन है वो जो एंटीजन होता है उसके मटेरियल को अपनी सरफेस पे शो करके टी सेल्स को एक्टिवेट करना होता है। और ये एक्ट करता है मैसेंजर की तौर पे इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर, सही है। डेंड्राइटिक सेल जो है ये प्रेजेंट होता है उन टिश्यूज़ में जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जैसे स्किन हो गया, सही है, लैंगर सेल्स, या उसके साथ साथ जो नोज़ की इनर लाइनिंग है, लंग्स हो गए, स्टमक हो गया या इंटेस्टाइन हो गया, इन एरियाज में जो है डेंड्राइटिक सेल मौजूद होते हैं। और एक मरतबा अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये फिर माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ पे, लिम्फ नोड पे, और वहाँ जाके ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, टी सेल और बी सेल के साथ, और उनको इनिशिएट करते हैं, और फिर जाके ये अपना शेप चेंज करके एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करते हैं, सही है। ये जो है मतलब शेप है डेंड्राइटिक सेल की। ये जो प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, इन प्रोजेक्शन को हम डेंड्रॉन बोलते हैं। इन्हीं डेंड्रॉन की वजह से इन्हें डेंड्राइटिक सेल बोला जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू जो है इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम बेसिकली कंपोज्ड होता है टू मेजर सब डिवीजन का। एक होती है इनेट, इनेट बोलते हैं बाय बर्थ जो नॉन स्पेसिफिक होती है, और दूसरी होती है एडेप्टिव या स्पेसिफिक जो मतलब ख़ास होती है या मखसूस होती है। अब इनेट को नॉन स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो मतलब किस भी तरीके का किसी भी टाइप का पैथोजन इंटर होगा, इन्वेड होगा, तो जो इनेट इम्यूनिटी होगी वो उसके अगेंस्ट अपना जो है रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी या जनरेट करेगी। मगर एडेप्टिव में क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक पैथोजन होते हैं उनके लिए ही अपना रिस्पांस जनरेट करती है। इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है, और उसके अलावा एडेप्टिव इम्यून जो है ये एक्ट करता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये बात याद रखनी है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो इम्यूनिटी काम करती है वो इनेट होती है। ये सेकंड लाइन बोल रहा है, सही है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में ये काम नहीं करता, ये बात आपने याद रखनी है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमेशा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अपना जो है फंक्शन परफॉर्म करता है, सही है। और उसके अलावा जो हमारे पास आ जाते हैं सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी, सही है। इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये एनाटॉमिकली इसको देखें तो इसके जो फीचर्स होते हैं फंक्शन करने के, तो ये क्या करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन से, सही है। इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, दोनों जो है फंक्शन करते हैं किस चीज़ का, प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर इन्वेट ना हो, मगर ये नंबर में वेरी करते हैं, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। इनेट इम्यूनिटी की बात करें हम, इनेट पर हमने पढ़ा कि नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब हर किसी टाइप के जो पैथोजन है उसके अगेंस्ट अपना रिस्पांस जनरेट करती है। और एडेप्टिव की बात करें तो ये स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सही है, मतलब इसे किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी तरीके का एंटीजन या पैथोजन बॉडी के अंदर इन्वेड होगा तो इनेट इम्यूनिटी
इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट रिएक्शन लेगी और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सही है, नो टाइम लेग। और ये नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक एंटीजन के लिए काम नहीं करती, और नो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, और इसके अंदर मतलब एंटीजन को रखने की वो नहीं होती कैपेबिलिटी, सही है। और जो एडेप्टिव है, एडेप्टिव के अंदर क्या होता है, एंटीजन डिपेंडेंट होती है, मतलब एंटीजन पे डिपेंडेंट करती है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन को जो है ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और फिर रिस्पांस जनरेट करती है, और इसके अंदर मेमोरी की एबिलिटी होती है, मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में इन्वेड हो गया तो उसके एंटीजन के किसी न किसी हिस्से का जो पार्टिकल है वो अपने पास रख लेगा, और इन फ्यूचर अगर कोई उसी टाइप का पैथोजन बॉडी के अंदर इन्वेड होगा तो उसके अगेंस्ट ये क्या करेंगे, रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे बॉडी से, सही है। अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, एपिथेलियल बैरियर्स जितने भी आ जाते हैं, फेगोसाइट्स या डेंड्राइटिक सेल हो गए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गए या नेचुरल किलर सेल्स हो गए, ये हमारे पास इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये तकरीबन पैथोजन के इन्वेड होने से लेके तकरीबन 12 घंटे तक का टाइम लेते हैं, फिर ये रिस्पांस जनरेट करते हैं। और इसके अंदर एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, ये तकरीबन इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, टी लिम्फोसाइट और इफेक्टर सेल, और इनके अंदर 1 से 5 दिन तक का जो टाइम पीरियड लग सकता है। इनेट इम्यूनिटी हमेशा रेडी रहती है, मतलब अटैक करने के लिए, और जो एडेप्टिव होती है वो क्या करती है, पहले तो उसको स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडीज़ को, फिर आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है जाके मतलब जो सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो है अपना रिस्पांस जनरेट करके फाइटिंग शुरू करते हैं। इनेट एडेप्टिव डिफेंस, इनेट डिफेंस जो होता है उसके बात करें तो जो सरफेस बैरियर होते हैं, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं और इनेट डिफेंस में आते हैं। और एक्सटर्नल डिफेंस की बात करें, जो फेगोसाइट सेल्स हैं हमारे, या फीवर हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गए, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ये सारे इनेट डिफेंस में आते हैं और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाते हैं। एडेप्टिव डिफेंस में हम बात करें तो ह्यूमरल बोलते हैं बेसिकली ब्लड को, ये बात याद रखनी है आपको। और बी से ब्लड हो रहा है तो जो जाहिर सी बात है बी सेल्स होंगे, वही जो है मतलब ब्लड के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक्सपोज पैथोजन के अगेंस्ट ही जो है मतलब रिस्पांस जनरेट करते हैं। और बी सेल्स के अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी बॉडीज़ प्रोडक्शन सेल्स होते हैं, सही है। और जो सेल्यूलर इम्यूनिटी की बात करें, जो हिडन पैथोजन होता है तो टी सेल क्या करता है, पहले उसे रिकॉग्नाइज करता है रिसेप्टर के थ्रू, फिर जो है उसके अगेंस्ट अपना रिस्पांस जनरेट करता है और फाइटिंग शुरू करता है। फिर एनाटॉमिकल की बैरियर जो है उनकी बात करें, मैकेनिकल फैक्टर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकल फैक्टर जो होते हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं, जैसे एपिथेलियल सरफेस हो गई या उसके साथ फिजिकल बैरियर हो गए, तो वो क्या होते हैं, वो इम्परमिएबल होते हैं, मतलब परमिट नहीं करते किसको, जो इन्फेक्टस एजेंट होता है, मतलब डिजीज़ काजिंग एजेंट जो होता है उसको जाने से मतलब मना करते हैं, एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। और मैकेनिकल फैक्टर्स में उसके अलावा जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जीआईटी ट्रैक्ट है, तो उसके अंदर एक सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करके जो है मतलब एक्सपेल आउट करते हैं पैथोजन को, या एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जीआईटी की बात करेंगे तो एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो है पैथोजन या माइक्रोबायर मतलब एक्सपेल हो जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर सीलिया आ जाता है। और फ्लिशिंग एक्शन ऑफ टीयर्स, मतलब आंसुओं का आना हो गया, या उसके अलावा सलाइवा हो गई, ये भी क्या करते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज ए केमिकल। और ये क्या करते हैं, आई को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो जो टीयर आंसू बहते हैं उससे, और जो माउथ के अंदर बात करें तो जो सलाइवा की प्रोडक्शन होती है वो पैथोजन को किल कर देती है। तो आई की मतलब प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली टीयर्स हैं, और माउथ के लिए सलाइवा। और ट्रैपिंग एक्शन जो होता है म्यूकस का, वो प्रोटेक्ट करता है किसको, लंग को, सही है।
और फिर हमारे पास केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। केमिकल फैक्टर्स के अंदर बात करें तो फैटी एसिड जो होते हैं हमारी स्वीट में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। उसके बाद लाइसोजाइम और फास्फोलाइपेज होते हैं जो टीयर, सलाइवा और नेजल सिक्रेशन के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वाल को डिसस्टेबलाइज करते हैं और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके अलावा जो स्वीट पसीना है और उसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उनकी लो पीएच भी रिस्पॉन्सिबल होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। और बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है हमारी स्किन पे या जीआईटी की ट्रैक्ट के अंदर, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किससे, कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नॉर्मल फ्लोरा वो फ्लोरा बैक्टीरिया कहलाते हैं या वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो। सही है। ये क्या करते हैं, अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट हो गया तो वो कॉलोनी बनाना शुरू करेगा। और जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो क्या करती है, एक केमिकल रिलीज़ करती है। वो केमिकल क्या करता है, इनकी कॉलोनी को डिस्ट्रॉय करता है और वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या कौन सी चीज़ आ जाती है, अगर पैथोजन एबल है कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करने की एबिलिटी रखता है, उसको क्रॉस कर गया तो फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वो डिपेंड करेगा बॉडी के अंदर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उस पर। सही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन स्पेसिफिक है, इन्नेट है। इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो भी आपने याद रखनी है। फीवर आ जाता है, मैंने आपको मैकेनिज्म बताया कि जो है कोई पैथोजन इन्वेट हो जाता है तो इंटरल्यूकिन 1 मोनोसाइट या मैक्रोफेज से रिलीज़ होता है और वो जाके क्या करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि भाई इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करें, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएं। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इन रिजल्ट क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के जो प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। हीट इंक्रीज होने की वजह से उन एंटीजेंस की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और दूसरा होता है पेन। पेन बेसिकली मेनली क्यों होता है, जब टिश्यू डिस्ट्रक्ट होते हैं। सही है। और उसके अलावा किसी एरिया पे स्वेलिंग हो जाती है तो वह बेसिकली पेन फील होता है। फिर आ जाता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है। जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो बेसिकली हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं, कहाँ से, ल्यूकोसाइट से। और इन्फ्लामेशन जो है वो क्या करवाता है, रेडनेस काज करवाता है और उसके नतीजे में क्या होता है, कैपिलरीज जो होती हैं डायलेट हो जाती हैं। सही है। उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। रिजल्ट में क्या होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है और उसके साथ साथ हिस्टामिन क्या करता है, कैपिलरीज की वाल को लीक करता है जहाँ से फेगोसाइटोसिस रिलीज़ होता है और क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ होते हैं और उस वाउंडिंग एरिया जहाँ पे मतलब टिश्यू डैमेज हुए होते हैं पहुंच जाते हैं। सही है। और फेगोसाइट क्या करता है, एंगल्फ करता है बैक्टीरिया को, डेड सेल हो गया या डेब्रस मटेरियल। और प्लेटिलेट्स मूव करते हैं कैपिलरीज की मतलब सरफेस बाहर उस कट लगे हुए एरिया पे और उसको क्या करते हैं, सील कर लेते हैं। सही है। और स्वेलिंग जो होती है क्या करती है, ये एक मतलब प्लाज्मा की जो मतलब फ्लो होती है ना ब्लड स्ट्रीम से डैमेज टिश्यू की तरफ, तो उस जगह पे प्लाज्मा एक्यूमुलेट हो जाती है। उस एक्यूमुलेट होने की वजह से वो जगह या वो एरिया स्वेल हो जाता है या फूल जाता है। सही है। और उसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिस्पांस की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है जो नुकसानदा एजेंट होते हैं। सही है। टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्रमोट करता है। जो टिश्यू रप्चर होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है और एक केमिकल रिलीज़ करता है जो मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं और वो क्या करते हैं, मोनोसाइट और मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इस तरीके से क्या हो जाता है, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। फेगोसाइट होते हैं वो सेल्स जो इंगल्फ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। फेगोसाइटोसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है, अमल होता है, उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और मैक्रोफेग एक फेगोसाइटिक सेल है। सही है। उसका फंक्शन क्या है, फेगोसाइट मतलब एक फेगोसाइट है और किस तरीके से काम करता है, फेगोसाइटोसिस से। सही है। और ये कौन कौन सी जगहों पे पाया जाता है, लिवर हो गया, स्प्लीन तिली हो गई, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए। और उसके साथ साथ ये फिक्स्ड भी होता है कुछ जगह पे और बॉडी के अंदर मतलब सारे एरियाज़ में मूव भी करता रहता है। सही है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन आ जाते हैं जिनको इंटरफेरॉन बोलते हैं। प्रोटीन रिलीज होता है वायरल इन्फेक्टेड सेल से और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो अनइन्फेक्टेड सेल होते हैं बॉडी को, ताकि वायरस जो है उस
एबनॉर्मल सेल से किसी नॉर्मल सेल को जो है नुकसान ना पहुंचाए। और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये क्या है, लाइसिस माइक्रोब्स हैं, मतलब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, माइक्रोब्स की इनहांस करते हैं फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है बाय अपसोनाइजेशन, सही है। और ये इंटेंसिफाई करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को इम्यून सिस्टम के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, सही है। इसमें से भी सवाल आ चुका है, जो लेक्टोफेरेन है वो सलाइवा, म्यूकस और मिल्क के अंदर पाया जाता है, सही है। और जो ट्रांसफेरेन होता है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है, सही है, ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर। लाइसोजाइम की बात करें तो ये एक एंजाइम होता है जो डिग्रेड करता है, मतलब डिस्ट्रॉय करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होती है, सही है। और ये बेसिकली कहाँ पे मिलता है हमें, टीएस में, सलाइवा में और म्यूकस में। और ये मतलब फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर भी पाया जाता है। और प्राइमरी शुरुआती इसका इफेक्टिव देखें तो ये ज़्यादातर जो अपना रिस्पांस दिखाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिखाते हैं, सही है। और हम फेगोसाइटोसिस पहले ही मैंने आपको बताया, मैक्रोफेग न्यूट्रोफिल जो हैं ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं इन्फ्लामेशन वाली साइड की तरफ। फेगोसाइटोसिस जो है मतलब 5 फेसेज में होता है। इसके लिए फार्मूला है याद रखने के लिए, सेड के, CAID सी से। आपसे इसमें से सवाल पूछ सकता है, मतलब जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, और सीक्वेंस पूछ सकता है। तो सबसे पहले सेड के, सी से केमोटेक्सिस, ए से एडेरेंस, आई से इंजेक्शन और डी से डाइजेशन और के से किलिंग, सही है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, बेसिकली मैंने आपको बताया सी से मतलब केमोटेक्सिस और एडेरेंस, वो मतलब जो पैथोजन होता है केमिकल रिलीज़ करता है। उस केमिकल रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, ये सेल उसको डिटेक्ट करता है और जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर अटैच होने के बाद क्या होता है, सेकेंड फेज़ में वो उसको इंगल्फ करता है। इंगल्फ करने वाले प्रोसेस को हम इंजेक्शन बोलते हैं। फिर वो क्या करता है, एक वैक्यूल की फॉर्म में उसे मतलब जमा करता है, जिसे फेगोसोम बोलते हैं या फेगोसाइटिक वेसिकल बोलते हैं। फिर फेगोसोम को क्या करता है, फेगोलाइसोसोम, लाइसोसोम जो है एंजाइम मौजूद होते हैं इन सेल्स के अंदर, उन लाइसोजाइम की हेल्प से उस फेगोसोम को क्या करवाता है, लाइसिस करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है, उसकी तोड़वाता है उसको, सही है। फिर उसके अंदर रेजिडुअल बॉडी बन जाती है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, और वो फिर बाद में जाके सेल से बाहर मतलब आउट या एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले माइक्रोब जो है मतलब एडेयर कर रहा है, फिर दूसरे इसमें जो है सेल जो है सीडो पोड मतलब एक अनट्रू या फॉल्स जो है वैक्यूल बना रहा है, उस वैक्यूल में इंगल्फ कर रहा है इसको फॉरेन पार्टिकल को, और फिर अंदर इंगल्फ करके वेजिकल के अंदर फेगोसोम बना रहा है। उस फेगोसोम पे लाइसोजाइम जो है अटैक कर रहे हैं। लाइसोजाइम के अटैक करने की वजह से उसकी लाइसिस हो रही है। लाइसिस के बाद रेजिडुअल बॉडी बन रही है, और फिर बाद में उस रेजिडुअल बॉडी को या अनडाइजेस्टेबल मटेरियल को फिर सेल से एक्सक्रीट आउट किया जाता है बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से। बाकी ये सेम ही प्रोसेस हैं जो मैंने आपको पहले बताए, 1 बाय 1 फिर डिस्क्राइब किए गए हैं। और की कॉन्सेप्ट की बात करें, एंटीजन जो होता है बेसिकली एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होता है, और हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, मगर उनका कॉन्सेप्ट अलग है ब्लड सेल्स के अंदर, जिसकी बुनियाद पे हम फिर ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, सही है। यहाँ पे हम जो एंटीजन पढ़ रहे हैं वो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल है। अम्यूनोजेंस वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अपने ना हो, सही हो, और ये क्या करते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी रिकग्नाइजेशन किसकी हेल्प से होती है, प्रोटीन स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ या अमीनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। और मोस्ट जो एंटीजन होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ये भी सवाल आपका आ चुका है। और अमीनोलॉजिकली जो एक्टिव साइट होती है एंटीजन की, सही है, जिससे वो अटैच होता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, तो उसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप्स बोलते हैं। ये सवाल भी कई मरतबा आपका पहले आ चुका है। एपिटोप एक स्मॉल पार्ट होता है किसी भी एंटीजन का, और वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एंटीबॉडी के साथ, सही है। और किसी भी एंटीजन के अंदर एक से एपिटोप ज़्यादा होंगे, और हर एक एपिटोप के लिए जो एंटीबॉडी होगी वो अलग होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हर एंटीजन की सरफेस पे एक से ज़्यादा एपिटोप होंगे, और हर एक एपिटोप के लिए अलग एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी, सही है।
ये जो आप देख रहे हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट है या एंटीजन बाइंडिंग साइट, सही है। एंटीबॉडी, ये अब देखें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट 3 टाइप के हैं, हर किसी के लिए अलग अलग जो है हमारे पास एंटीबॉडी मौजूद है। एंटीबॉडी ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है और सी के लिए अलग है, सही है। फिर आ जाता है हमारे पास हेप्टेन, जिसे इनकम्प्लीट एंटीजन बोलते हैं। हेप्टेन एक ऐसा सब्सटेंस, लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होता है जो नॉट एंटीजेनिक होता है, मतलब खुद से ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सही है। जब ये किसी कैरियर प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तभी ये जाके हमें नुकसान पहुंचाएगा। मतलब अगर कोई हेप्टेन खुद अकेला सिंगल एंटर हो गया तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर इसकी जो है कॉम्बिनेशन किसी कैरियर या प्रोटीन मालिक्यूल से हो गई तो ये फिर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी एग्जांपल जो है पेनिसिलिन ड्रग है, ये भी आपने याद रखना है। और उसके अलावा ये स्मॉल मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे पेप्टाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए और कुछ हार्मोन्स, सही है। तो ये एमिनोजेनिक नहीं होते मगर रिएक्टिव होते हैं। जब ये किसी प्रोटीन कैरियर के साथ मिल जाते हैं तभी ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और जो हमारे पास बी सेल्स हैं वो किस तरह से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवाते हैं। बी सेल्स मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल से इनकी प्रोडक्शन होती है। स्टेम सेल कहाँ पे होते हैं? बोन मेरो में होते हैं। और अडल्ट के अंदर बात करें तो बोन मेरो, और फिटस के अंदर बात करें तो लिवर। मेचुरेशन के बाद बी सेल्स माइग्रेट कर जाते हैं लिम्फोइड आर्गन, जो सेकेंडरी साइट बताई मैंने आपको, जैसे थाइमस ग्लैंड हो गया, स्प्लीन हो गई। और फिर कोलोनल सिलेक्शन होती है। कोलोनल सिलेक्शन बेसिकली जब बी सेल्स इनकाउंटर करते हैं किसी एंटीजन का, मतलब उसके रिकॉग्नाइज किया, सही है, उसे रिकॉग्नाइज करके जब उसकी इनकाउंटर करने जाएंगे तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएंगे, कॉपी बनाएंगे अपनी जैसी, जिसे हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। और वो एक्टिवली सीक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज़। हर एक बी सेल जो है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और वो हर मतलब एंटीबॉडी वो स्पेसिफिक होती है हर एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के लिए, सही है। ये अब एग्जांपल दी गई है। पहले क्या है? पैथोजन है। पैथोजन क्या कर रहा है? केमिकल रिलीज़ कर रहा है। उस केमिकल रिलीज़ होने की वजह से जो बी सेल है वो कुलून हो रहा है, सही है। कुलून मतलब कापियाँ बना रहा है, और कापियाँ बना के फिर उन जो कॉपीज़ बनेगी उनको प्लाज्मा सेल बोलेंगे। और उन्हीं प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। और हर एक एंटीबॉडी जो होती है वो अलग जो है मतलब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सही है। ये सेम ही प्रोसेस बता रहा है नीचे। तो आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर दूसरा लेक्चर करेंगे। लेक्चर लंबा पड़ गया है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।